हेलो एवरीवन। डीएसएसबी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम जो 16 जुलाई 2024 को डीएसएसबी ने कंडक्ट कराया था। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। एंड इसके साथ ये पढ़ लेते हैं एक बार हम। आयरलैंड से ली गई थी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फ्रांस से लिए गए थे उनका जो रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें ये 3 चीज़ें फेमस हो गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमने उनसे ये बोरो किया था और ये हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में। क्लियर है? हमने यूएसए से बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा से हमने बोरो किया है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अर्ध संघात्मक सरकार और रेजिडुअल पावर्स यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। क्लियर है? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये पार्ट 4 में आते हैं। डीपीएसपी आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 एंड इनका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। The gates and railings of Barhut Stoop were built during which period? बारहुट स्तूप के द्वार और रेलिंग किस अवधि के दौरान बनाए गए थे? देखिए, बारहुट स्तूप यानी कि ये प्रेजेंट है सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। एंड इसको बनाया गया था, बारहुट स्तूप को इसको बनाया गया था ड्यूरिंग अशोक पीरियड। अशोक के समय में इसको बनाया गया था। लेकिन जो इसकी रेलिंग्स हैं, जो इसके गेट्स एंड रेलिंग्स हैं, ये बनाई गई थी शुंगा पीरियड के दौरान। एंड जो इसकी रेलिंग्स हैं ये शो करती हैं ड्रीम, मतलब ये डिपिक्ट करती हैं, डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ क्वीन माया। जो ये क्वीन माया थी ये थी मदर ऑफ बुद्धा। ये बुद्धा की मदर थी और इनकी ड्रीम्स के बारे में रेलिंग्स पर यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब दर्शाया गया है। सो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा शुंगा पीरियड के दौरान इसकी गेट्स एंड रेलिंग्स बनी थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज ट्रू? माइकोप्लाज्मा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना में। देन माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। ये बोल रहा है कि किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, लेकिन ये मोनेरा से बिलोंग करता है। मोनेरा क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर, एंड जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट। क्लियर है? तो ये तो होगा नहीं हमारा। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती। थर्ड देखते हैं, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया, बट ये होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। क्लियर है? तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देन माइकोप्लाज्मा आर ब्लड प्लाज्मा फाउंड इन सर्टेन मैमल्स। ये ब्लड प्लाज्मा नहीं होते, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ एक बात और याद रखना कि क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है तो ये ईजीली अपनी शेप चेंज कर सकता है, कैन चेंज इट्स शेप। और जो अपनी जिनकी शेप चेंज हो जाती है उनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक।
इसको एक और नाम से जाना जाता है PPLO, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गुरु गोबिंद सिंह एस्टैब्लिश्ड खालसा पंथ? निम्न में से किस वर्ष गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोबिंद सिंह हैं 10वें गुरु, 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स, एंड इनके बाद आता है गुरु ग्रंथ साहिब। ये बेटे थे किसके? गुरु तेग बहादुर के। एंड गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन 1675। सो हमारा क्वेश्चन था कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। गुरु गोबिंद सिंह एस्टैब्लिश्ड खालसा पंथ इन 1699। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताना है इन इंडिया इन द ईयर 2021-22। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में श्रम बल भागीदारी दर LFPR क्या थी? पहले समझते हैं कि लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स होती है परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन विलिंग टू बी एम्प्लॉयड एंड इसमें जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है इसको इसमें कौन कौन आते हैं? जिनकी एज होती है 15 साल से ऊपर, अबाउट द एज ऑफ 15 ईयर्स। एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, इसको कंडक्ट करवाने का काम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये भी पूछता है कई बार कि कौन इस रिपोर्ट को निकालता है। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट कराता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एंड क्वेश्चन में हमसे 2021-22 की LFPR पूछी थी, तो यह है 55.2%। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, एंड इसी वजह से पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नाउ फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 तक हैं उसमें 5 ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स। और वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30। एंड जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में है। दैट मीन्स ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। A stratigraphic sequence of lower and upper Paleolithic tools was identified in dash in कर्नाटका। मतलब कर्नाटका में किस जगह पर निचले और ऊपरी पुरापाषाणकालीन उपकरणों के एक स्ट्रेटिग्राफिक अनुक्रम की पहचान की गई है। ग्रीक लैंग्वेज में पैलियोलिथिक का अर्थ होता है ओल्ड एज। तो हमें बताना है ओल्ड एज टूल्स जो हैं ये कहाँ पर मिले थे? ऑफ लोअर एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ये मिले थे कर्नाटक की मालप्रभा एंड घटप्रभा वैली से। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। गुडियाम केव्स ये प्रेजेंट है तमिलनाडु में।
मालप्रभा घटप्रभा वैली प्रेजेंट थी कर्नाटक में। एंड हमसे यही पूछा था कि कर्नाटक की कौन सी जगह पर लोअर एंड अपर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। एंड सांगो केव्स ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। एंड बेलन घाटी इट इज़ प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज एसोसिएटेड विद फेस्टिवल ऑफ बैसाखी? निम्न में से कौन सा समुदाय बैसाखी के त्यौहार से जुड़ा हुआ है? बैसाखी मनाई जाती है सिख समुदाय द्वारा। एंड बैसाखी को बोलते हैं वैशाखी भी, वैशाखी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वैशाख मंथ, इसलिए बोली जाती है इसलिए इसको बोला जाता है वैशाखी मंथ। ये सिंबलाइज करता है स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट सीजन। एंड इसी दिन शुरू होता है बिगनिंग ऑफ इंडियन सोलर न्यू ईयर। नाउ बैसाखी का दिन हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैसाखी। तो पहला तो है इसमें कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन 1699 ऑन वैसाखी डे। एंड सेकंड, इसी दिन जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल, उस दिन था 13 अप्रैल, जनरली बैसाखी 13 या 14 अप्रैल के दिन ही मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1919 को क्राउड पर फायरिंग कर दी थी, फायर्ड ऑन क्राउड। और इस दिन को हम जानते हैं एज जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला मैसेकर। एंड इस मैसेकर के बाद कमेटी बनी थी हंटर कमेटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज इंडियाज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम? NNI बताना है एट कांस्टेंट 2011 और 12 के प्राइसेस पे ईयर 2022 और 23 की क्या NNI है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत 2022-23 में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? सो NNI होता क्या है? नेट नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस depreciation of fixed capital assets। और ये एसेट्स कौन से होते हैं? ये लाइक बिल्डिंग्स एंड जो ये मशीन्स होती हैं ये भी इसी में आती हैं, कैपिटल एसेट्स में। सो ये NNI बताना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं PYQ में, तो इसका आंसर वहाँ था 98,374 रुपीज़। सो क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सो 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडियाज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये टोटल हैं 22, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनल इनका नंबर था 14। उसके बाद ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए और उसके बाद इनकी संख्या हो गया 22। ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए, 21वां 21st, 71वां 71st एंड 92वां 92nd।
और जो हमारी 21वां है, जो 21 है, इसमें इसके द्वारा ऐड की गई थी सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। 71st में ऐड की गई थी कोंकणी एंड मणिपुरी, देन नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई थी। एंड 92nd में ऐड की गई थी 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये इसमें ऐड की गई थी। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं। The Union Territory of Jammu and Kashmir was created by the abrogation of which of the following articles? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से किस अनुच्छेद को निरस्त करके बनाया गया था? वी ऑल नो कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था ऑन 5 अगस्त 2019 को बाय मोदी गवर्नमेंट ने इसको रिमूव किया था और बनाया था क्या? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 370। नेक्स्ट देखते हैं। दुक्खू माझी, ये बहुत न्यूज़ में भी थे, फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ बीन कन्फर्ड विद, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है 2024 में? फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड एफॉरेस्टेशन। पश्चिम बंगाल के दुक्खू माझी को पर्यावरण और वनीकरण के क्षेत्र में समाज के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार का नाम बताना है। इन्हें मिला था पद्म श्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये किन्हें मिला था? दुक्खू माझी को, ऑल्सो नोन एज गाच दादू। और किस लिए मिला था? फॉर प्लांटिंग 5000 ट्रीज। इन्होंने पिछले 5 दशकों में, 50 सालों में इन्होंने लगभग 5000 ट्रीज लगा दिए थे और ये लगभग 12 साल की उम्र से, 12 ईयर्स ऑफ एज से लगे हुए हैं ये प्लांटिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीकॉक मोर। डीएसएसबी इतने इजी क्वेश्चन जब देता है जब कंपटीशन कम होता है एग्जाम में। अगर यहीं पर डीएसएसबी को कंपटीशन बढ़ाना होता तो वो क्वेश्चन ये देता कि पीकॉक एज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड ऑन 1 फरवरी 1963। ये डेट याद रखना, 1963। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिपिक्ट्स डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल? तो यहाँ पर 4 इमेजेस दे रखी थी डीएसएसबी ने, तो इसमें से बताना था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन सा है। उनमें से एक फिगर ये भी थी। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये वाला। एंड डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जेम्स वाटसन ने। किसके साथ? फ्रांसिस क्रिक के साथ, इन 1953। और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इन 1962। क्लियर है? ये पूछे कि जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1962 में मिला था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया की नेट नेशनल इनकम बतानी है, कितनी इंक्रीज हुई फ्रॉम 2014 टू 2022-23। सो ये इंक्रीज हुई है 35.12%। क्लियर है? एनएनआई हम पहले ही कवर कर चुके हैं, यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। IQ एयर द्वारा प्रकाशित मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले 10 देशों में भारत का स्थान बताना है। तो इसमें भारत का स्थान था 3rd। इसमें फर्स्ट प्लेस था बांग्लादेश का, सेकंड प्लेस पे था पाकिस्तान एंड थर्ड प्लेस पे था इंडिया। यानी कि तीनों ही एशियन कंट्रीज़ थी, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़।
एंड ये जो IQ एयर है, IQ एयर, ये है एक स्विस कंपनी जो मॉनिटर करती है पॉल्यूशन को। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? निम्न में से किस राज्य में रेत कला महोत्सव मनाया जाता है? सो जो ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है, सैंड आर्ट फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है ओडिशा में ऑन चंद्रभग्गा बीच। चंद्रभग्गा बीच पर मनाया जाता है ये, एंड ये है पुरी में, ये बीच पुरी में स्थित है। एंड अभी ओडिशा के CM भी न्यूज़ में थे। इनके CM कौन है? मोहन चरण मांझी इनके CM हैं। एंड इनके जो गवर्नर हैं वो हैं रघुवर दास। एंड एक एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, कि रघुवर दास जो भी ओडिशा के गवर्नर हैं वो पहले कौन से स्टेट के CM रह चुके हैं? तो ये एक्स CM रह चुके हैं, एक्स CM या फॉर्मर CM ऑफ झारखंड रह चुके हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है ऑप्शन B ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस इंसिडेंस नोन एज सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 वॉज रिलेटेड विद द 1907 के सूरत विभाजन के नाम से प्रसिद्ध घटना डैश से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन था वो, एनुअल सेशन ऑफ 1907 ये हुआ था सूरत सिटी में, और इसमें स्प्लिट हो गए थे। कौन स्प्लिट हो गए थे? मॉडरेट्स यानी कि नरमदल एंड एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरमदल, इसमें अलग हो गए थे। एंड इसका इनके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे रास बिहारी घोष। ओके, आगे चलते हैं। Census is an official count of population conducted from time to time. In which of the following years was the first complete census? First complete census बताना में conducted after India's independence. तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ये 1951 में कंडक्ट किया गया था। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। अगर पूछे कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो सेंसस इंडिया में सबसे पहले हुआ था इन 1872। एंड सिंक्रोनस सेंसस, अगर पूछे कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, तो ये हुआ था 1881 में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C 1951 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन इज अ कोलैबोरेटिव एंडेवर बिटवीन स्पेस एजेंसीज ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया और इनमें से किस कंट्री ने मिलकर तृष्णा प्रोजेक्ट पर काम किया है? तो ये कंट्री है फ्रांस, और इसकी जो एजेंसी का नाम है वो है CNES। ये किसके साथ मिलकर काम कर रही है? विद इंडियाज़ इसरो एंड CNS का ये एक जॉइंट मिशन है। क्या? तृष्णा। और इसे लॉन्च किया जाएगा इन 2025 में। क्लियर है? विद दिस हमारा 10th लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।